हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से लेक्चर नंबर 20 पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम आप लोगों के स्पेशल डिमांड पे बुद्धिज्म का ओरिजिन, स्प्रेड और डिक्लाइन किस तरह से हुआ उस पे डिस्कशन करेंगे। गिव even if you only have a little, beautifully said by Buddha. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel. And this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बुद्धिज्म जो रिलीजन था, एक नया रिलीजन था उस टाइम पे, ये किस तरह से आया, ये किस तरह से एग्जिस्ट होने लगा, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसके रीजंस क्या थे ये हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एग्जाम में हमें इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो हम इस पे आंसर लिख सके। तो सबसे पहले हमने पिछले कुछ प्रीवियस लेक्चर में देखा था, कुछ वेद आए थे। तो वैदिक फिलोसॉफी जो थी, इसका जो ओरिजिनल प्योरिटी थी ये पूरी लॉस्ट हो चुकी थी। सब लोग उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर रहे थे। अगर हिंदुइज्म में देखेंगे तो वैदिक फिलोसॉफी में लोग अपने अकॉर्डिंग बहुत चेंजेस कर रहे थे और अपने अकॉर्डिंग जो उन्हें ठीक लगता है वो वहाँ पे फॉलो कर रहे थे। इस तरह से वैदिक फिलोसॉफी का ओरिजिनल जो प्योरिटी थी ये एक तरह से लॉस होते जा रही थी, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। सब अपने अकॉर्डिंग यहाँ चेंजेस कर रहे थे। दूसरी बात अगर देखा गया तो वैदिक रिलीजन जो था ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका था। कोई भी नॉर्मल इंसान वैदिक रिलीजन को यहाँ समझ नहीं सकता था, इतना उसे कॉम्प्लेक्स बना के रखा हुआ था, इतना उसके कठिन बना के रखा हुआ था। और वहाँ उसके साथ साथ हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे डिजनरेटेड इनटू सुपरस्टिशंस, उसमें बहुत अंधश्रद्धाएं आ चुकी थी, बहुत अंधविश्वास आ चुका था। तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा वैसा, ये डोगमास एंड रिचुअल्स, ऐसा कीजिए, ये यज्ञ कीजिए, ये यज्ञ या फिर ये पूजा पाठ कीजिए, ये सब चीज़ें बहुत आ चुकी थी। नॉर्मल इंसान इसे फेस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए कुछ ना कुछ ज़रूरत थी कि हिंदुइज्म के अलावा और भी कोई रिलीजन हो। उसके अलावा ये बता दूं कि अगर हम हिंदुइज्म की अगर उस टाइम पे बात करें तो हिंदुइज्म में हमने देखा था वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण, ऐसा माना जाता था वैदिक यानी पहले। उसके साथ साथ उसके बाद क्षत्रिय के स्थान था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वैश्य, और उसके बाद देखते हैं तो शूद्र। इस तरह से यहाँ पे बनाया गया था एक चतुर्वर्ण सिस्टम। बट यहाँ पे ये बात एक अलग थी कि जो ब्राह्मण्स थे उनकी सुप्रीमेसी यहाँ पे दिख रही थी। अगर आप हिंदुइज्म में हो तो जो एक ब्राह्मण जो कहेगा वही होगा, ये यहाँ पे चल रहा था। तो सोसाइटी इससे बहुत तंग आ चुकी थी। सोसाइटी को लग रहा था कि नहीं भाई साहब, यहाँ पे तो क्षत्रिय को भी इवन ये लग रहा था कि रूलर तो मैं हूँ, बट किस तरह से ब्राह्मण मुझे बता सकता है कि मैं किस तरह से काम करूँ, ये इस वक्त यहाँ पे चल रहा था। तो क्षत्रिय जो है ये रिएक्ट करना शुरू कर दिए ब्राह्मण्स के खिलाफ। आप देखेंगे तो क्षत्रिय क्लैन से ही गौतम बुद्ध हो या फिर जो महावीर थे वो हो, ये सब क्षत्रिय क्लैन से ही थे। तो वही लग रहा था कि क्षत्रिय रूलर होके भी उनकी नहीं चल पा रही है तो ब्राह्मण्स के चल रही है। तो ये एक और रीजन था कि अलग कोई रिलीजन की यहाँ पे तलाश थी, कि कोई नया रिलीजन हो जिसमें ऐसा ना हो कि किसी की भी चल रही हो, सब इक्वल ट्रीट किए कर दिए जाए। उसके साथ साथ एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। एग्रीकल्चर इकोनॉमी की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में एक तरह से एनिमल हस्बेंड्री भी आती है, या फिर एग्रीकल्चर में अगर आप हो तो ये दिख रहा था कि एनिमल्स तो छोड़ो, बट जो एग्रीकल्चर में फार्मिंग्स और ये सब चल रही है उसमें एनिमल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए, एक तरह से पहले एनिमल्स को मारा जाता था, एनिमल्स की बलि दी जाएगी या जो भी चल रहा था, ये सब चीज़ों को यहाँ विरोध था कि एनिमल्स ही है जिसके कारण यहाँ फार्मिंग जो है या फिर हमारी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है ये अच्छे से चल पा रही है। तो एनिमल्स को हमें मारना नहीं चाहिए, एनिमल्स का हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए। और यहाँ पे तो दिख रहा है कि एनिमल्स को मारना अलाउ दिख रहा है एक तरह से। तो हमें ऐसा कोई रिलीजन होना जिसमें ये सब चीज़ें ना, है ना, ये सब चीज़ें ना हो जिसमें एनिमल्स को मारा जाए या फिर ये सब चीज़ें। तो ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी एक रीज़न बनता है कि नए रिलीजन के इंसान तलाश कर रहा था। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि डिजायर ऑफ वैष्णव, वैश्य, जो वैश्य लोग थे उनका कुछ ना कुछ यहाँ पे इच्छाएं थी। जैसे उनकी ये इच्छा थी सबसे पहले कि यहाँ पे अगर आप देख रहे थे वैश्य, वैश्य यहाँ पे तीसरे रैंक पे आपको दिख रहे हैं वर्ण सिस्टम पे। इसमें उनको लग रहा था कि उनकी सोशल पोजीशन अच्छी हो, क्योंकि अगर देखेंगे तो वैश्य का जो रोल था ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ग्रोथ ऑफ ट्रेड हो रहा था, यानी व्यापार बढ़ते जा रहा था। और वैश्य एक तरह से व्यापारी होते थे, तो व्यापार का इतना महत्व था, व्यापार पे ही एक तरह से पूरा, अगर आपकी जितना भी राज्य है ये चल रहा था, आपकी जो टेरिटरी है ये काम कर रही थी, आपका किंगडम काम कर रहा था, क्योंकि ट्रेडिंग हो रही थी उसके कारण पैसा आ रहा था। तो उनको लग रहा था कि हमारी पोजीशन और ज्यादा सुधरे सोसाइटी में, हम क्यों तीसरे रैंक पे रहे, हमारा भी रैंक बढ़े। इस तरह से यहाँ पे अलाउ नहीं हो रहा था कि उनका रैंक अच्छा हो जाए वैश्य का, इसलिए वो चाह रहे थे कि ठीक है भाई साहब, कोई नया रिलीजन मिल जाए उसको हम ज्वाइन कर दें, जिसके चलते हमारी एटलीस्ट
जो सोशल पोजीशन है ये अच्छी हो जाए। ये सब यहाँ पे दिख रहे थे कि नए रिलीजन के इंसान इस वक़्त तलाश कर रहा था, ये सब रीज़न्स के कारण। तो ये था कॉजेज़ कि क्यों रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुई। चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे जैनिज़्म हो, आपको किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। क्योंकि ये सब रिलीजन में एक तरह से इक्वालिटी दी दी गई थी, सबको इक्वल ट्रीट कराया गया था, इसलिए लोग इस तरफ मुड़ रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इस बुद्धिज़्म आया तो ठीक है, बट उसका इतना स्प्रेड कैसा हो, इतना ज़्यादा फैल कैसा गया बुद्धिज़्म? यानी अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा रिलीजन है, तो इतने लोगों तक किस तरह से पहुँचा बुद्धिज़्म, ये हम देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि बुद्धाज़ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। बुद्ध जो थे, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, वो इतनी ज़बरदस्त थी एक तरह से देखा गया तो। उनके जो विचार थे, इतने अच्छे थे और उनके जितने भी टीचिंग्स थी, वो बहुत बेहतरीन थे। कि कोई भी इंसान उनसे ईज़िली इम्प्रेस हो सकता था। तो उनकी पर्सनैलिटी के चलते, उनका समझाने का तरीका और बात करने का तरीका, ये सब चीज़ों के चलते बहुत सारे लोग इस तरफ मुड़ रहे थे कि वो बुद्धिज़्म में शामिल हो रहे थे, जिसके चलते बुद्धिज़्म का बहुत स्प्रेड होने लगा। उसके साथ-साथ ही टॉट इन पाली लैंग्वेज। तो उस वक़्त जो लैंग्वेज जो है, जो मासेस को ईज़िली अंडरस्टूड होती थी, बाकी मासेस को संस्कृत या फिर ये सब लैंग्वेज नहीं समझती थी। जो कॉमन मैन थे हमारी तरह, उनको पाली उस वक़्त समझती थी। सो पाली लैंग्वेज में जो इंसान बताएगा वो अपना लगेगा और उसकी ज़्यादा बातें हम समझ पाएँगे। तो ये एक और रीज़न बनता है कि वो पाली में बताते थे, जो भी बताते थे गौतम बुद्ध, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे यानी लोग समझ पाते थे गौतम बुद्ध ने जो बताया है वो। और उसके साथ-साथ गौतम बुद्ध तो एक तरह से संस्कृत का यहाँ पे अपोज़ करेंगे, क्योंकि वो जो रिलीजन है जिसको गौतम बुद्ध छोड़ के आए थे, जिसमें कुछ कमियाँ दिख रही थी, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे थे, जो कि अच्छे नहीं थे। इस कारणवश वो एक नया रिलीजन बनाते हैं और वो संस्कृत के अपोज़ में उन्होंने पाली में ही चीज़ें बताई, संस्कृत में कभी नहीं बताई, जो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगी। उसके बाद अगर हम देखेंगे, ही एडमिटेड पीपल इनटू संघ रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन। यानी कोई भी कास्ट हो आपकी, है ना, तो मैंने तो जैसे कि आपको बताया, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, या फिर आप उन ये जो जितने भी मैंने वर्ण सिस्टम बताया, इसमें एक वर्ण के भी आप किसी और कास्ट के हो या अलग अलग कास्ट के लोग हो, तो भी आपको यहाँ लिया जाएगा। आपको कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप बुद्धिज्म अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आप कौन से कास्ट के हो, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे कास्ट नहीं पूछ रहे, इसका मतलब हर एक इंसान को इक्वालिटी यहाँ दी जा रही थी। सो ये भी एक बहुत अच्छा एक रीज़न था कि जिसके कारण बुद्धिज़्म स्प्रेड हो रहा था। उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ, इनिशियल जो संघा है ना, तो इनिशियली जो संघ थे, संघ यानी एक तरह से ग्रुप कह सकते हैं, कम्यून कह सकते हैं। सो ये जो पहले संघ थे, ये डेमोक्रेटिक और डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे पहले से। यानी डेमोक्रेटिक यानी ये अपने मर्ज़ी से सब लोग आते थे, आप-अपने जो भी लीडर होगा या जो भी लोग होंगे, इनको वो खुद चूज़ करते थे। ये सब चीज़ें यहाँ पे होती थी। तो संघास इस तरह से काम करते थे। जो मॉन्क थे वो क्या करते थे? तो मॉन्क ट्रैवल करते थे अलग-अलग प्लेसेस में, और वो क्या बताते थे अलग-अलग जगह जाके? तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। फॉर एग्ज़ाम्पल अलग-अलग पार्ट्स है, अलग-अलग जगह जगह है, अलग-अलग देश है, वहाँ पे मॉन्क्स जाते थे और वो गौतम बुद्ध के टीचिंग्स के बारे में बताते। जो कि टीचिंग्स इतनी अच्छी थी कि कोई भी ईज़िली इम्प्रेस हो ही जाता था। सो इन चीज़ों के कारण लोग जॉइन होने लगे बुद्धिज़्म में और बुद्धिज़्म का एक तरह से स्प्रेड होने लगा। ये भी चीज़ें यहाँ पे होती है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ, रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज। हमने देखा कि कुछ-कुछ जो राजा थे, जैसे कि हमने काउंसिल में भी देखा कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल रखे गए थे, वो भी उसके लिए कोई पैट्रन्स थे, यानी कोई ना कोई राजा इसको सपोर्ट कर रहे थे। जो भी हमारे रूलर्स थे, वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि हम देखते हैं कि बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, अशोक हो गए, कनिष्का हो गए या हर्षवर्धन हो गए। ये सब एक तरह से बुद्धिज़्म के सपोर्ट में थे और ये बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी, अगर हम देखते हैं तो प्रयास कर रहे थे। काफ़ी सारी उन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया था। तो ये चीज़ें भी थी जिसके कारण और ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। एक किंग अगर उसको स्प्रेड करेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा एक स्प्रेड हो जाएगा। सो इस तरह से बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा स्प्रेड इन रीज़न्स के कारण होते रहा। सो ये थे कॉजेज़ ऑफ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। तो हमने यहाँ पे देखा कि बुद्धिज़्म किस तरह से क्यों आया, हमने ये भी देखा कि किस तरह से स्प्रेड हुआ। अब हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म का डिक्लाइन क्यों हुआ? बुद्धिज़्म क्यों धीरे-धीरे कम होने लगा इंडिया में? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखेंगे तो बुद्धिज़्म का स्प्लिट हुआ था, ये मैं आपको बता चुका हूँ, महायान और हीनयान। ये 2 सेक्ट थे जो बुद्धिज़्म के थे। पहले बुद्धिज़्म में सिर्फ़ एक ही पूरा बुद्धिज़्म हुआ करता था। धीरे-धीरे यहाँ पे स्प्लिट होने लगे, अलग-अलग विचारधाराएँ आने लगी बुद्धिज़्म में, जिसके कारण लोग सोचने लगे कि नहीं भैया यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। नहीं, ये तो कोई स्टेबिलिटी यहाँ पे है ही नहीं, तो हम क्यों यहाँ पे रहे? तो महायान और हीनयान में ये स्प्लिट होने के कारण भी काफ़ी इसका डिक्लाइन होने लगा। उसके बाद जो बाद के मॉन्क्स हैं, पहले के मॉन्क्स ने तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया कि बुद्धिज़्म का स्प्रेड करे, और बाद के जो मॉन्क्स आते गए वो थोड़े से करप्ट रहने लगे। वो हमेशा खुद के बारे में सोच के ही काम करने लगे, थोड़ा-सा अपने मतलब के लिए काम करने लगे, जिसके कारण ये थोड़ा डिक्लाइन होते दिखा। उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की।
ओके, सो दे गेव अप ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी यानी कह सकते हैं कि हम जो तपस्या बहुत ज़्यादा करते थे, वो सब चीज़ें बहुत कम कर दी बाद के जो मॉन्क्स हैं उन्होंने, और वो काफ़ी सारे लोग लग्ज़रीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, इंडल्जेंट लग्ज़रीज़, यानी उनको बहुत अच्छी लाइफ़ मिलने लगी, रहने के लिए बहुत अच्छी जगह, बहुत सारी फैसिलिटीज़। इन चीज़ों के चलते उन्होंने बुद्धिज़्म पे कम ध्यान देना शुरू किया, जिसके चलते बुद्धिज़्म का डिक्लाइन होते हुए दिखा। तो मॉरल स्टैंडर्ड जो थे ये डिटोरिएटेड होने लगे, यानी ये बहुत कम होने लगे। जो रॉयल मॉरल स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे एक तरह से, जो भिक्षु लोग थे या फिर जो मॉन्क थे उनके, जिसके कारण डिक्लाइन दिखा हमें बुद्धिज्म में। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि रॉयल पैट्रोनेज जो था, यानी जो भी राजा है जो सपोर्ट करते थे बुद्धिज्म को, उन्होंने कम कर दिया सपोर्ट करना। जैसे जैसे गुप्ता डायनेस्टी चले गई, जैसे जैसे गुप्ता डायनेस्टी का एंड हो गया अराउंड 650 एडी में, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जो भी राजा है, जो भी रूलर्स हैं, उन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी डेवलपमेंट करने का प्रयास ही नहीं किया। एक तरह से रॉयल पैट्रोनेज के कारण भी बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, और यहाँ जब ये बंद हो गया तो ये चीज़ें डिक्लाइन होने लगी। उसके बाद ये बता दूं कि ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म जो था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। स्पेशली ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो भी कुमारिल्ला भट्ट थे या फिर आदि शंकर थे, इन्होंने जिस तरह से प्रसार किया था, जिस तरह से उन्होंने स्प्रेड किया था हिंदुइज्म का, या फिर जिस तरह से पॉपुलर बनाया था हिंदुइज्म को, जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कराया था हिंदुइज्म की तरफ, ये चीज़ों के कारण भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा था बुद्धिज्म पे। लोग अट्रैक्ट होने लगे हिंदुइज्म की तरफ, पर वो बुद्धिज्म की तरफ आए ही नहीं। सो ये सब यहाँ पे हमें दिखने लगा कि किस तरह से डिक्लाइन हो रहा था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इन्वेजन बाय हून्स, हून्स या फिर बाद में अगर हम देखेंगे तो इस्लामिक आर्मी जो थी, ये जब इंडिया में आने लगी तो एक तरह से इस्लाम का यहाँ पे प्रसार होने लगा, इस्लाम का प्रचार हुआ, इस्लाम का स्प्रेड होने लगा हुन्स आने से या फिर इस्लामिक आर्मी आने से, जिसके कारण बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस जो था ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही कम हो गया। सो इस तरह से दूसरा रिलीजन एक आ गया जिसके कारण बुद्धिज्म नहीं बढ़ पाया, और यही सब रीजन बन गए जिसके कारण बुद्धिज्म इंडिया में डिक्लाइन होते हुए दिखा। तो इस तरह से अगर आपको जो डिक्लाइन हुआ बुद्धिज्म का ये अभी समझ चुका है, कभी आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, या फिर आता है कॉजेस ऑफ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, या फिर ये आता है कि ओरिजिन कैसे हुआ, तो आप अभी ये आंसर आराम से लिख सकते हो, ये मुझे पता है। और इन टॉपिक्स पे जनरली जो मेन से आपके उस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से समझ ले और अच्छे से इस पे वर्क कर ले। आज का जो लेक्चर नंबर 20 था ये बनता है आपका बुद्धिज्म का आखिरी टॉपिक, आपके स्पेशल डिमांड पे जो मैंने बनाया, जिसमें हमने ओरिजिन, स्प्रेड और डिक्लाइन स्टडी की। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, उन्हें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं रेगुलरली आपके साथ वीडियोस या फिर आपके साथ नॉलेज जो है ये हमेशा शेयर करता रहूँ। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेजेस को फॉलो और लाइक कर सकते हैं। श्रेयस बड़े और श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन, ये मेरे फेसबुक पेजेस है। अगर आप मुझे मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बारे में और जानकारी चाहते हैं तब भी आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। श्रेयस बड़े द पीस लोरी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। श्रेयस बड़े @gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।